नहीं, हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। हमें किडनैपर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पुलिस को कॉल कर कहीं हम सारी चीज़ों को ख़राब ना कर दें। और मुझे लगता है कि माँ और अदिति अब मनाली में नहीं है, तो पुलिस को कॉल करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मनाली आ गया हूँ, लेकिन अभी हमारे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीना, तुम अदिति के पेरेंट्स के पास कॉल करो ताकि वो लोग अदिति को लेकर परेशान ना हो जाएं। लेकिन सर, मैं कॉल करके बोलूंगी क्या? उन्हें झूठ बोलो। उन्हें कहो कि अदिति को कुछ दिनों के लिए तुम अपने साथ लेकर आई हो। और क्या वो लोग मेरी बात पर भरोसा कर लेंगे? भरोसा ना करें, लेकिन कम से कम वो लोग ज़्यादा परेशान तो नहीं होंगे। हनुमा, तुम्हारा रिक्रूटमेंट का काम कैसा चल रहा है? सर, मैंने ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा लोग रिक्रूट कर लिए हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। आप बस मुझे कुछ दिन और दीजिए, मैं बाकी के भी लोगों को रिक्रूट कर लूँगा। हनुमा के काम से आरव सेटिस्फाइड था। ठीक है, तुम उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करो जो अपने इन्वेस्टिगेशन के काम में एक्सपीरियंस्ड हो, ताकि वो लोग माँ और अदिति को ढूंढने में हमारी मदद कर पाएं। इस इंसिडेंट के पहले भी हनुमा आरव के साथ कश्मीर रीजन में हुए टूरिस्ट के किडनैपिंग में इन्वॉल्व था, तो उसे इस तरह के इंसिडेंट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो गया था। ठीक है सर, मैं अभी छानबीन करता हूँ। जल्दी करना, कहीं उनमें से कोई अदिति और माँ को ढूंढने में हमारे काम आ जाए तो अच्छा होगा। और किडनैपर की तरफ से कोई न्यूज़ आए तो मुझे फौरन बताओ। हनुमा से बात करने के बाद आरव ने करण आहूजा को कॉल किया। आरव का कॉल देखकर करण ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। मिस्टर अंबानी, करण, मैं चाहता हूँ कि तुम हिमाचल के जितने भी पर्सन इन चार्ज हैं सबको कांटेक्ट करो। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। मिस्टर अंबानी, ये बात तो एक जगह का पर्सन इन चार्ज ही दूसरे जगह के पर्सन इन चार्ज से कर सकता है, और फैमिली के रूल के अकॉर्डिंग तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। मिस्टर अंबानी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लोगों को बोलो कि मैं आरव अंबानी किसी मुसीबत में हूँ। इस मुसीबत की घड़ी में जो भी मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो जो भी मैंने कहा उसे भूल जाओ। आरव का टोन बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस हिमाचल के चारों तरफ अपने कनेक्शंस दौड़ाकर अदिति और अमृता के बारे में पता कर सकता था। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा है। अगर इस बीच तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैं तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी कॉल नहीं करूंगा। आरव के टोन में डर भी था और थोड़ी धमकी भी। आरव कश्मीर इलाके में तैनात था, जिस वजह से वो हिमाचल के किसी भी पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। आधे घंटे भी नहीं हुए थे और आरव के पास करण का कॉल आया। मिस्टर अंबानी, मैंने यहाँ के सारे इंचार्ज को कॉल किया है। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बस ये उनकी कैपेबिलिटी में होना चाहिए। आप बताइए कि हमें क्या करना है। ग्रेट, मैं तुम सभी को कभी नहीं भूलूंगा। करण, तुम उन लोगों को कहो कि वो अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके 2 लेडीज के बारे में पता करें। एक का नाम अदिति है और दूसरी का नाम अमृता। मैं उनकी पिक्चर्स तुम्हें फौरन भेजता हूँ। याद रखो, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आरव ने अपने फोन की गैलरी से अदिति और अमृता का फोटो निकाला और करण को भेज दिया। हमारे इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में दूसरी तरफ की बाकी पार्टी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताओ। ठीक है मिस्टर अंबानी। आरव ने करण से बात कर लिया था, लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। हिमाचल की नॉर्थ का इंचार्ज तो विहान था, लेकिन फैमिली से निकाले जाने की वजह से मेरी उससे लड़ाई हो गई है। इनफैक्ट अगर उसे इस मामले का पता चल भी गया तो वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। आरव ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। सस्पेक्टेड के लिस्ट में विहान का भी नाम था। जब तक अदिति और माँ नहीं मिल जाते तब तक हमें ये पता नहीं चल सकता कि इसके पीछे है कौन। तभी आरव का फोन बजने लगा। राकेश जी का कॉल था। हेलो आरव, तुम और कितना नीचे गिरोगे? मेरी बेटी को कहाँ लेकर गए हो तुम? अदिति कहाँ है? अभी राकेश जी कुछ कह ही रहे थे कि तभी पीछे से बीना जी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा और अदिति का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है और अब तुम मेरी बेटी का पीछा क्यों कर रहे हो? फौरन अदिति को वापस भेजो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। आरव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। मॉम डैड, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। अदिति ठीक है। रीना मैम ने उसे मेरे पास पहुंचा दिया है और वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। ये मॉम डैड किसे बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ और तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तुम अदिति को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। बीना जी का टोन हमेशा से ही आरव के साथ ऐसा ही रहा था और आरव और अदिति के डिवोर्स के बाद सबसे ज्यादा खुश वही थी। रीना के कॉल के बाद उन्हें लगा कि कहीं आरव फिर से अदिति की जिंदगी में ना आ जाए और वो किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं दे सकती थी। आप सच में चाहती हैं कि अदिति आपसे बात करे? आप खुद सोचिए, अगर अदिति को आपके और रीना के बीच हुई डील के बारे में पता चल जाएगा तो उसे कैसा लगेगा?
तुम किस डील के बारे में बात कर रहे हो? डील के जिक्र से ही बीना जी पैनिक करने लगी। रीना ने बीना जी और राकेश जी के साथ एक डील की थी कि अदिति अगर अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो वो उन्हें 5 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पर देगी। इस डील के बारे में उन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप चाहती हैं कि मैं चीज़ों को क्लियर करूं? क्या आपके और रीना के बीच एक बच्चे के लिए 5 करोड़ रुपए की डील नहीं हुई है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं बस यहाँ अदिति के साथ कुछ दिन चुपचाप रहना चाहता हूँ। अगर आप अपना मुंह बंद रखती हैं और मुझे डिस्टर्ब नहीं करती हैं तो मैं भी अपना मुंह बंद रखूंगा। आरव, अब तुम हमें धमकी दोगे? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं अदिति को लेकर वापस आऊंगा आप सब फिर से मेरी फैमिली बन जाएंगे। अरे वाह, सपने देखो खूब देखो, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होगा। तुम हमारी फैमिली में कभी वापस नहीं आओगे। आरव का मन नहीं था कि अब वो उन्हें और एंटरटेन करे। ठीक है, मैं आपसे अब और बात नहीं कर सकता। मैं अदिति के साथ हूँ, वो कुछ हफ्तों में घर वापस आ जाएगी। आरव ने ये कहते हुए कॉल कट कर दिया। वो जानता था कि अगर वो ज्यादा देर तक बीना जी और राकेश जी से बात करेगा तो शायद उन्हें शक हो जाए। अदिति और आरव की मां की किडनैपिंग को 3 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं थी। आरव बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। रीना और हनुमा की तरफ से भी उसे कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आने लगे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किडनैपर ने मुझसे बदला लेने के लिए अदिति और माँ को मार डाला हो? लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? उन्हें मारकर उसे क्या हासिल होगा? लेकिन कर भी सकता है। हो सकता है कि मुझे दर्द पहुंचाने के लिए उसने ऐसा किया हो। उसने गहरी गहरी सांसें ली और छोड़ी। उसे समझ आ रहा था कि वो ओवरथिंक कर रहा है। फिर उसने खुद से कहा, नहीं आरव, सब कुछ ठीक है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अदिति और माँ जहां भी हैं सेफ होंगी। आरव ने रीना को कॉल किया। हेलो रीना, किडनैपर्स की तरफ से तुम्हें कुछ अपडेट आई? रीना खुद बहुत परेशान थी। उसे भी बहुत टेंशन हो रही थी। सर, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आई। हमने हर तरफ अपने लोग लगा रखे हैं। हम हर तरह से उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किडनैपर्स चाहते क्या हैं। हनुमा, जो कि रीना के पास ही बैठा हुआ था, उसने रीना से फोन ले लिया और आरव से बोला, मिस्टर अंबानी, इस बार की किडनैपिंग काफी अलग है। अगर कोई नॉर्मल किडनैपर होता तो वो आपसे कांटेक्ट किए बिना नहीं रहता। ज्यादातर किडनैपिंग का पर्पस पैसा ही होता है, लेकिन इस केस में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप एक बार अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। क्या आपको किसी पर शक है? आरव समझ गया था कि हनुमा का इशारा किस तरफ था। हाँ हनुमा, मुझे शक तो है और मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे जिस आदमी पर शक है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ी छानबीन करता हूँ, फिर तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। उसके बाद आरव ने फोन काट दिया। जितना परेशान आरव था, उतना ही परेशान हनुमा और रीना थे। पिछली 2 रातों से रीना सोई नहीं थी। टेंशन की वजह से उसके फेस पर पिंपल निकल आए थे। इसी बीच रीना को समझ ही नहीं आया कि वो कब हनुमा पर डिपेंडेंट हो गई। इस टफ टाइम में हनुमा रीना को काफी हेल्प कर रहा था। इधर आरव ने अपने फादर अमीश को कॉल किया। हेलो डैड, अगर आप बिजी हैं तो प्लीज थोड़ा टाइम निकालिए, इट्स वेरी अर्जेंट। आरव की आवाज सुनकर अमीश भी थोड़े टेंशन में आ गए। क्या हुआ आरव, सब ठीक है? डैड, मुझे किसी के बारे में सीक्रेटली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बोलो, किसके बारे में? मैं विहान के बारे में पता करना चाहता हूँ कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन आरव, तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? आखिर अब तो वो फैमिली से निकाला जा चुका है। आई एम नॉट श्योर कि किसी को भी उसके बारे में कुछ पता होगा। डैड प्लीज आप अपने कनेक्शंस का यूज करके पता लगाइए ना। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि क्या हुआ है। हुआ यह है कि अभी कुछ दिन से माँ और अदिति का कुछ पता नहीं चल रहा है। बेसिकली माँ और अदिति किडनैप हो चुकी हैं। ये सुनकर तो अमीश के होश ही उड़ गए। अमृता किडनैप हो गई? ये काम जरूर उस कमीने का ही हो सकता है। तुम परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ उसका। थैंक यू डैड, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा। अपने डैड से बात करके आरव को थोड़ा बेटर फील होने लगा। उसके बाद वो सीधा रीना और हनुमा के पास पहुंचा। वहां उसने टैक्सी पकड़ी और खुद से फिनिक्स एंड कल्चरल कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही हनुमा और रीना को आरव के आने की न्यूज मिली, वो दोनों दौड़ते हुए बाहर आए। सर, आप अचानक से यहाँ? मिस्टर अंबानी, मुझे बता दिया होता, मैं आपको पिक करने आ जाता।
आरव ने उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किए बिना बोला। इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर आओ और काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो तीनों अंदर आकर बैठ गए। आरव अपनी चेयर पर बैठकर बोला, मुझे जिस पर शक है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। अगर ये काम उसने किया होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर अंबानी, रुद्री और उसकी टीम भी होटल सिम्बा में रुकी हुई है। वो लोग काफी गिल्ट में हैं कि वो मिस अंबानी को किडनैप होने से नहीं बचा पाए। वे लोग थोड़े डरे हुए भी हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? रुद्री और उसके बॉडीगार्ड्स वो लास्ट लोग थे जिनसे आरव मिलना चाहता था। आरव उन सब से बहुत गुस्सा था। आखिर वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सके थे। कोई उनकी नाक के नीचे से अदिति और उसकी माँ को किडनैप करके ले गया था। अभी मैं रुद्री की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो मैं रुद्री और उसके बॉडीगार्ड्स को छोड़ूंगा नहीं। आरव का गुस्सा देखकर रीना भी डर गई थी। सर, कहीं ना कहीं इसमें गलती मेरी भी है। अगर मैं थोड़ा अवेयर होती तो शायद आपकी वाइफ किडनैप नहीं हुई होती। आरव को रीना की बात समझ नहीं आई। रीना ने आगे कहा, सर, आपकी माँ अदिति से 2 बार मिली थी। पहली बार उनके बीच क्या बातचीत हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब दूसरी बार वो दोनों मिली तो अदिति रोते हुए निकली थी। अगर उस वक्त मैं अदिति के साथ चली जाती, उन्हें थोड़ा कंपनी दे देती तो शायद उनका मूड बेटर हो जाता। लेकिन माँ से मिलने के बाद अदिति रोते हुए क्यों निकली थी? ऐसा क्या कहा था माँ ने? रीना वो बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो आरव से डर रही थी। तभी आरव बोला, रीना, मुझे ऐसे लोग बहुत खराब लगते हैं जो आधी अधूरी बात बताते हैं। तुम्हें जो भी पता है मुझे साफ साफ बताओ। इसी बीच हनुमा ने भी रीना को समझाया, रीना, तुम्हें जो भी पता है मिस्टर अंबानी को बताओ। इससे हमें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प मिलेगी। अब रीना में थोड़ी हिम्मत आ गई और वो बोली, सर, आपकी मदर ने अदिति से कहा था कि बच्चे पैदा होने के बाद वो उसे आपको दे दे, और ये बात अदिति को बहुत बुरी लगी थी। उन्हें लगा था कि उनके बच्चे की कीमत लगाई जा रही है। शायद उन्होंने ये भी सोचा था कि ये आपका आइडिया है, इसलिए वो और भी ज्यादा हर्ट हुई थी। रीना की बात सुनकर आरव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और बोला, ओह गॉड, लेकिन माँ ने आखिर ऐसा क्यों कहा? अदिति कभी भी ऐसी बातें सहन नहीं कर सकती। वो काफी सॉफ्ट है, और अगर कोई उसे पैसे ऑफर करता है तो वो उसे इंसल्ट समझती है। तो सर, क्या ये आपका आइडिया नहीं था? क्या आपकी माँ ने ये बात खुद से पूछी थी? रीना, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि माँ ने अदिति से मिलने का प्लान बना रखा है। उन्होंने इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। हनुमा और रीना से बात करते हुए आरव बहुत परेशान दिख रहा था। हनुमा को आरव के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। आखिर अदिति और उसकी माँ दोनों ही उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थी, और अभी तक उन दोनों की कोई खबर नहीं थी। मिस्टर अंबानी, आप बहुत थके हुए हैं। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। प्लीज आप होटल सिम्बा चलकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। नहीं हनुमा, मुझे रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आई एम ओके। मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आपके लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमें कुछ क्लू मिलेगा हम उन दोनों को बचाने निकल पड़ेंगे। इसके लिए आपका एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक थका हुआ इंसान लड़ाई नहीं लड़ सकता। मन ना होते हुए भी आरव ने हनुमा की बात से एग्री किया और बोला, आई अंडरस्टैंड हनुमा, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि किडनैपर की मुझ पर नजर जरूर होगी और वो मुझे इस हालत में देखकर काफी खुश होगा। उसके बाद आरव ने कुछ सोचा और फिर बोला, ओके, तो फिर मैं होटल सिम्बा के लिए निकलता हूँ। जैसे ही आरव ने होटल सिम्बा जाने की बात कही, हनुमा काफी खुश हो गया। आखिर वो तो यही चाहता था कि आरव थोड़ा रेस्ट कर ले। मिस्टर अंबानी, ये आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। चलिए मैं आपको होटल सिम्बा छोड़ कर आता हूँ। उसके बाद हनुमा ने आरव को होटल सिम्बा में छोड़ दिया। उसने चुपचाप 3-4 सिक्योरिटी वाले आरव के पास लगा दिए। ये बात आरव को भी नहीं पता थी। आरव वहाँ 2 घंटे ही सोया होगा कि अचानक उसकी नींद खुली। उसे बहुत डरावना सपना आया था। उसने सपने में देखा कि किडनैपर ने अदिति और उसकी माँ को मार डाला है। फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये रियलिटी नहीं बल्कि सपना था। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और खुद से ही बड़बड़ाने लगा, नहीं, सब ठीक है आरव, सब ठीक है। वो बस एक सपना था। अदिति और माँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो अपनी हालत सही करने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगा कि तभी उसके रूम की डोरबेल बजी। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? सर, मैं होटल स्टाफ हूँ। आपके लिए कोरियर आया हुआ है।
ये सुनकर आरव डोर ओपन करने ही वाला था कि तभी अचानक एक थॉट उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि इस होटल में चेक इन किए अभी उसे बस 2 से 3 घंटे हुए थे। वो इस होटल में था, इस बारे में रीना और हनुमा के अलावा और किसी को नहीं पता था। और वो लोग तो कॉरियर भेजेंगे नहीं, वो तो सीधा कॉल कर सकते थे। तो आखिर ये कॉरियर आया कैसे? कौन हो सकता है जिसने उसे कॉरियर भेजा होगा? ये थॉट आते ही आरव ने बहुत ही तेजी से अपना डोर ओपन किया और सामने खड़े वेटर के हाथ से वो कॉरियर छीन लिया। ये कोरियर देने वाला कहाँ है? वो तो जा चुका है मिस्टर अंबानी। ये सुनकर उसने जोर से अपना हाथ रूम के डोर पर दे मारा। ये देखकर वो वेटर भी डर गया और उसने हिम्मत करके पूछा, मिस्टर अंबानी, इज एवरीथिंग ओके? आरव के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि उसे जवाब दिए बिना ही वो अंदर चला गया और जल्दी से उस कोरियर को ओपन किया। उसमें सबसे ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा था, ऊपर लिखे एड्रेस पर कल दोपहर ठीक 1 बजे आ जाना। अगर उन दोनों की जान प्यारी है तो अपने साथ पुलिस या लोगों को लाने की भूल मत करना। कोरियर पढ़कर आरव और बेचैन हो उठा। उसने सबसे पहला कॉल हनुमा को किया और बोला, हनुमा, तुम तुरंत होटल सिम्बा आओ। उसके ठीक 15 मिनट बाद हनुमा और रीना आरव के पास आ गए। आरव ने रीना को देखकर कहा, रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो सिर्फ हनुमा को बुलाया था। ये सुनकर वो दोनों ही थोड़े घबरा से गए। उसके बाद हनुमा बोला, मिस्टर अंबानी, आपने अचानक कॉल किया तो मैं थोड़ा सा डर गया था, इसलिए मुझे लगा कि अगर रीना भी साथ में रहेगी तो हम आपकी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। लेकिन रीना ने हनुमा को डिफेंड करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, गलती मेरी ही है। आप प्लीज हनुमा को कुछ मत बोलिएगा। मैंने ही आने की जिद की। अचानक कॉल आने से मुझे लगा कि पता नहीं आप ठीक होंगी या नहीं। जब आरव ने देखा कि वो दोनों ही एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे तो वो उन्हें चुप कराते हुए बोला, ठीक है, अब काम की बात सुनो। अभी कुछ देर पहले मुझे कोरियर आया। आरव ने वो कागज उन दोनों को दिया। उसे रीड करने के बाद हनुमा बोला, ओह, तो ये किडनैपर्स ने भेजा है। तो अब इंतजार किस बात का मिस्टर अंबानी, लेट्स गो। थैंक गॉड, कुछ तो न्यूज मिली उन दोनों की। आरव उन दोनों को सरप्राइज होकर देखता रहा और फिर बोला, तुम दोनों को कुछ ऑफ नहीं लग रहा? मैंने भी कुछ देर पहले ही होटल सिम्बा में चेक इन किया है और मेरे पास ये कोरियर कैसे आ गया? यू मीन आप पर नजर रखी जा रही है? ये तो हमें पहले से ही पता था। नहीं हनुमा, नजर मुझ पर नहीं बल्कि तुम दोनों में से किसी पर रखी जा रही है। अदरवाइज किसी को ये कैसे पता चलता कि मैं यहाँ हूँ? सबसे पहले उसने तुम लोगों को फॉलो किया होगा। ये सुनते ही हनुमा रूम की विंडो के पास गया और नीचे रोड की तरफ देखने लगा। यहाँ तो ऐसा सस्पिशियस सा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है कि आप सही कह रहे हो। तो फिर अब प्लान क्या है मिस्टर अंबानी? प्लान सिंपल है कि कल मुझे इस एड्रेस पर पहुंचना है। नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं हनुमा, ये एक ट्रैप है। अगर उन्होंने हम पर नजर रखी हुई है तो उन्हें तुरंत पता लग जाएगा कि मैं अकेले नहीं आ रहा हूँ। इसी बीच रीना भी बोली, तो सर, आप वहाँ अकेले जाने की सोच भी कैसे सकते हैं? आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ मिस्टर अंबानी, आप ऐसे ही बिना किसी तैयारी के वहां नहीं जा सकते। तुम दोनों समझने की कोशिश करो, इस वक्त हमारी हर तैयारी बेकार है क्योंकि हम हर वक्त उनकी नजरों में हैं। तभी हनुमा ने आरव को एक आइडिया दिया। फिर सर एक काम करते हैं, मैं एक टीम लेकर इस जगह पर जाता हूँ और छुप जाता हूँ। फिर आप कल 1 बजे आना। उसके बाद अगर आपको कुछ भी होता है तो कवर देने के लिए वहां पर हम लोग होंगे। आरव ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अकेले तो वो अदिति और अपनी माँ को ला नहीं पाएगा। एट द एंड उसे एक टीम की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसके बाद की प्लानिंग के लिए हनुमा और रीना होटल सिम्बा से निकल गए। इधर आरव ने वापस से अपने फादर को कॉल किया। डैड, कुछ पता चला विहान का? आरव, मैंने हर जगह पता करवाया लेकिन उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। जब से वो फैमिली से बाहर हुआ है लोगों ने उससे बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ लिया है। पता नहीं वो कमीना कहाँ गायब है। उसके बाद अमीश ने एक गहरी सांस ली और गुस्से से बोला, जो भी हो, लेकिन ये काम तो उसी कमीने का है। हो सकता है कि उसके फादर हर्षद को उसके बारे में कुछ पता हो। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? नहीं डैड, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी श्योर नहीं है कि ये काम विहान का ही है। ये तो बस एक गैस है, और अगर उसने किया भी होगा तो उसके फादर एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, बल्कि आपके पूछने से अलर्ट जरूर हो जाएंगे। अमीश को आरव की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसके बाद उसने कहा, आरव, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हारे पास कुछ लोग भेजूं? नहीं डैड, आप किसी को मत भेजो, मैं इस मैटर को संभाल लूंगा। लेकिन मुझे आपसे एक दूसरी हेल्प चाहिए। बोलो आरव, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे एकदम एडवांस लेवल का GPS लोकेटर चाहिए जिसे बॉडी के अंदर छिपाया जा सके और उसके बारे में किसी को पता ना चल सके।
ऐसा लोकेटर सिर्फ और सिर्फ अंबानी फैमिली के पास ही होगा। ठीक है आरव, मैं वो तुम्हें आज ही भेज दूंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आई विश कि तुम अदिति और अमृता दोनों को सेव कर ले आओ, लेकिन अगर तुम्हें जरा भी रिस्क लगे तो पहले खुद को बचाना। आरव समझ रहा था कि एज अ फादर अमीश उसकी फिक्र कर रहे थे, वो फादर की ड्यूटी निभा रहे थे। उसके बाद शाम तक अमीश ने जीपीएस लेकर एक आदमी को आरव के पास भेज दिया। मिस्टर अंबानी, ये एकदम एडवांस लेवल का जीपीएस है। ये आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, लगा दो इंजेक्शन। उसके बाद अमीश के भेजे उस आदमी ने आरव को एक इंजेक्शन दिया और फिर उसने कहा, सर बस मुझे 10 मिनट दीजिए, आपकी बॉडी में जो जीपीएस गया है उसे मैं अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर लूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ही डिवाइस कनेक्ट हो गई और वो बोला, सर अब आप कहीं भी जाएं, हमें आपकी लोकेशन पता रहेगी। सर, अमीश सर ने मुझे आपके आसपास ही रहने के लिए कहा था। मेरे लिए कुछ ऑर्डर्स हैं क्या? नहीं, बस आप आराम से इस होटल में रेस्ट करिए, आपको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह मैं अपने मिशन के लिए निकल जाऊंगा। अगली सुबह आरव किडनैपर्स के भेजे उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। आरव अब उस जगह के बहुत करीब था जहां का उसे एड्रेस भेजा गया था। आरव अपनी कार से जा ही रहा था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने देखा कि वो हनुमा का कॉल था। हाँ हनुमा, बोलो। मिस्टर अंबानी, हम आपको देख पा रहे हैं, आपकी कार हमारे सामने से निकल रही है। हाँ ठीक है, लेकिन आसपास तुम लोग छुपे हुए हो, इसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम बहुत अलर्ट हैं। तो क्या सिनेरियो है यहाँ का, तुम्हें कुछ पता चला? अभी तक तो हमें सब क्लियर ही लग रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि एक बाइक वाला आपकी कार का पीछा कर रहा है। ओह अच्छा, ये जरूर उनका मैसेंजर होगा। हनुमा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे ऑर्डर्स के बिना तुम लोग कोई भी एक्शन नहीं लोगे। आरव की बात सुनकर हनुमा कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर 3-4 सेकंड बाद बोला, और अगर आप बहुत रिस्क में हो तब भी नहीं। जब तक कि हमें अदिति और माँ का पता नहीं चल जाता तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है मिस्टर अंबानी, समझ गया। आरव वहाँ से सीधा एड्रेस पर पहुँचा। आरव के एक तरफ पानी ही पानी था। उसे एक बीच का एड्रेस भेजा गया था। उसे वहाँ खड़े हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी वहाँ बाइक वाला आ गया। हेलो, आरव अंबानी आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ आरव, बोलो। आपके लिए ये एक पार्सल है। आरव ने वो पार्सल अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगा। उस पार्सल में आरव के लिए खाने की चीजें भेजी गई थी, लेकिन आरव ये बात बहुत अच्छे से समझता था कि ये पार्सल खाने के लिए नहीं बल्कि किसी और पर्पस से भेजा गया था, इसलिए वो उसमें कुछ और ढूंढने लगा। तभी उसे एक छोटा सा कागज मिला जिसमें लिखा हुआ था, अगर अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो तो 1:30 बजे की फेरी पर बैठ जाना। याद रखना, अगर लेट हुए तो शायद तुम उनसे कभी ना मिल पाओ। उसे रीड करने के बाद आरव ने बीच से चलने वाली फेरी की तरफ देखा और फिर वो उस तरफ दौड़ने लगा। 1:30 होने में बस 5 मिनट ही बचे हुए थे कि तभी दौड़ते हुए आरव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी जेब से जीपीएस लोकेटर की एक माइक्रो कैप्सूल निकाली और उसे अपने पेट के पास हल्का चीरा लगाकर उसमें इंसर्ट कर दिया और फिर वो फेरी के पास पहुंच गया। जैसे ही वो उसके अंदर घुसने लगा, एक आदमी ने उसे रोक दिया। जितने लोगों को अंदर आना था आ चुके हैं, अब तुम अगली बार आना, लेकिन मेरा आना बहुत जरूरी है। ये देखो, किसी ने मुझे बुलाया है। आरव ने वो कागज उस आदमी को दिया। उसने कहा, आरव अंबानी तुम ही हो? हाँ, मेरा नाम ही आरव अंबानी है। ठीक है, अंदर आ जाओ। उसके बाद आरव अब उस फेरी के अंदर था। वो जैसे ही एक जगह बैठने लगा, 2 लोग चलकर उसके पास आए। अपना दिमाग मत लगाना और चुपचाप हमारे साथ कोऑपरेट करना। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अब तो मैं फेरी के अंदर भी आ गया हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉस कहाँ है? आरव की बात सुनकर वो दोनों हंसने लग गए। उसके बाद वो दोनों आरव को साइड में लेकर गए और आरव की बॉडी को चेक करने लगे। उनके हाथ में एक डिटेक्टर था जो बॉडी में छिपे किसी भी जीपीएस को ट्रैक कर सकता था। जैसे ही वो डिटेलर आरव की बॉडी को टच किया, उससे साउंड आने लगा। हे, तुमने अपनी बॉडी में जीपीएस लोकेटर छुपा रखा है। तुम क्या हमें इतना बेवकूफ समझते हो? उसके बाद उन्होंने आरव की तरफ चाकू बढ़ाते हुए कहा, बेटर यही होगा कि तुम खुद उस लोकेटर को निकाल कर हमें दे दो, क्योंकि अगर हमने किया तो शायद तुम जिंदा ही ना बच पाओ। ये सुनते ही आरव ने चाकू उसके हाथ से ले लिया और अपने पेट के पास का मांस काट दिया और वहां छुपा हुआ जीपीएस लोकेटर निकालकर उनके हाथ में थमा दिया। आरव का इंस्टेंट रिएक्शन देखकर एक बार के लिए तो वो दोनों भी हैरान रह गए। वो एकदम शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। आरव ने जानबूझकर इस जीपीएस को डिटेक्ट करवा लिया था।
वो चाहता था कि किडनैपर्स के दिमाग में ये रहे कि अब उसकी बॉडी में कोई और लोकेटर नहीं था, जबकि आरब पहले ही एक लोकेटर का इंजेक्शन लेकर आया था। उसकी टीम अभी भी आरब की लोकेशन जान सकती थी। इधर हनुमा और उसकी टीम ने जब आरब को फेरी में बैठते हुए देखा तो वो सब लोग पर्सनल फेरी लेकर उसका पीछा करने लगे। आरब ने चोरी से समुद्र की तरफ नजर मारी और दूर उसे एक दो फेरी आती हुई दिखी तो वो समझ गया कि ये हनुमा की टीम थी। तभी आरब ने वापस उन दोनों की तरफ देखा और बोला, अब तो तुम्हें जीपीएस भी मिल गया। मेरे पास अब कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम्हें खतरा हो। अब मुझे बताओ कि मेरी वाइफ और माँ कहाँ है। वो हमें नहीं पता, हम खुद किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद उनकी फेरी जैसे ही समुद्र के बीचों बीच पहुंची, उनके ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ने लगा। हमें मैसेज मिला है कि तुम्हें इस हेलीकॉप्टर में जाना होगा। फिर उस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे लटकने लगी और दूसरे ने कहा, इस रस्सी में खुद को अच्छे से बांध लो और यहाँ से चले जाओ। आरब ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने खुद को उस रस्सी में बांधा और हवा में उड़ता हुआ वहां से चला गया। इधर जब हनुमा ने ये सीन देखा तो वो हैरान रह गया। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सब आरब के साथ हो रहा था। ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर अंबानी है। ये कमीने मिस्टर अंबानी के साथ आखिर करने क्या वाले हैं? उसके बाद उसने अपने लोगों से कहा, फेरी को वापस घुमाओ और अब हम कार से उनकी तरफ चलेंगे। उसके बाद हनुमा और उसकी टीम समुद्र से बाहर आई और वो कार से आरब की तरफ जाने लगे। लेकिन कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर उन्हें दिखनी बंद हो गई। फिर हनुमा ने दूरबीन उठाई और उससे उस हेलीकॉप्टर को देखने की कोशिश करने लगा। इधर हेलीकॉप्टर में लटका हुआ आरब लाइफ और डेथ से लड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग एक जगह पर लैंड किए। फिर उन्होंने उस रस्सी से आरब को खोला और कुछ ही देर में एक कार वहां आ गई। कार के अंदर बैठे एक आदमी ने कड़क आवाज में आरब को कहा, चुपचाप से इस गाड़ी में बैठ और हमारे साथ चल। लेकिन तुम लोग आखिर मुझे ले कहाँ जाना चाहते हो? तेरी वाइफ और माँ के पास। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो अब कोई सवाल मत करना। आरब अच्छी तरह से जानता था कि पहले फेरी, फिर हेलीकॉप्टर और अब कार, ये सब इसलिए किया जा रहा था कि कोई भी आरब की लोकेशन ट्रैक न कर सके। उसके बाद आरब कार के अंदर घुसने लगा। लेकिन तभी वो आदमी एक बार फिर बोला, सीट पर कहाँ बैठ रहा है? इसके अंदर घुस। उस आदमी ने जिस चीज की तरफ इशारा किया वो एक बड़ी सी बोरी थी। आरब को अब समझ आ गया कि वो लोग उसे एक बोरी के अंदर बंद करके ले जाना चाह रहे थे। ऐसा शायद वो इसलिए करना चाहते थे ताकि आरब को रास्ता याद न रहे। तुम ऑलरेडी इतने सारे लोग हो और मैं अकेला, उसके बाद भी तुम लोग डरे हुए हो। डरा हुआ किसको बोल रहा है? और तुझसे कौन डरेगा? वो तो हमारे बॉस का ऑर्डर है, नहीं तो तुझे यहीं खत्म कर देता। फिर आरब ने उनसे कोई बहस नहीं की। वो आखिर पहले अदिति और अपनी माँ के बारे में पता करना चाहता था। आरब चुपचाप उस बोरी के अंदर घुस गया। थोड़ी ही देर में उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। फिर जब आरब की आंख खुली तो उसकी शर्ट गायब थी, उसकी बेल्ट और वॉलेट भी गायब थे। आरब जब उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि वो एक शिप में समुद्र के बीचों बीच था। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करिए बिग बॉस प्रीमियम स्टोरी। आपको टॉप पर ग्रुप दिखेगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको जो भी स्टोरी चाहिए उसका नाम लिखिए, आपको उस स्टोरी का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम पर सर्च करिए बिग बॉस प्रीमियम स्टोरी। आपको टॉप पर ग्रुप दिखेगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर आपको जो भी स्टोरी चाहिए उसका नाम लिखिए, आपको उस स्टोरी का लिंक मिल जाएगा।